वेलकम बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ अच्छे ही होंगे। और एक विद्यार्थी को स्वस्थ और स्वच्छ रहना ही चाहिए। खैर, आइए हम लोग पढ़ते हैं मैट्रिक का गोधली भाग 2, यानी मैट्रिक का हिंदी का बुक, जिसमें हम लोग को गद्य खंड और काव्य खंड पढ़ना है। ठीक है। और आज हम लोग पढ़ेंगे गद्य खंड का फर्स्ट चैप्टर, जो कि है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक के बारे में अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, जिससे कि हर एग्जाम में क्वेश्चन आते ही आते हैं। ठीक है, तो फिलहाल अभी देखते हैं उसके लेखक के बारे में, क्या उनके जीवनी रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको बता दें कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा एक तरह का भाषण है। ठीक है, पहला क्वेश्चन नहीं होता है जो जाति प्रथा है और श्रम विभाजन क्या है। निबंध है, ललित निबंध है, कहानी है, कविता है या भाषण है। इसमें ऑप्शन आता है, तो इसमें आप क्या भरेंगे, भाषण है। देख सकते हैं यहाँ पर आप लोग। ठीक है, उसके बाद पूछता है लेखक का जीवनी। लेखक का जीवनी, जैसे लेखक का नाम पूछ देगा, तो लेखक का नाम क्या होगा हम लोग के, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिनके बारे में लोग क्या कहते हैं, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर भी दे सकता है एग्जाम में आपको। हाँ, कभी कभी ऐसा देता नहीं है, लेकिन हो सकता है कहीं दे दे। संविधान, भारतीय संविधान के जनक, इसको आप ध्यान रखेंगे, भारतीय संविधान के जनक भी उन्हीं को कहा जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के जन्म के बारे में। ठीक है दोस्तों, तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्म आप यहाँ पर देख सकते हैं 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, इस बात को आप लोग मेरे साथ दोहराते रहिएगा, नहीं तो फिर भूल जाइएगा। ठीक है, सिर्फ हमारा मकसद आपको वीडियो भेज देना नहीं है, वीडियो दिखाकर आपको समझा देना और याद करा देना है। ठीक है, तो आप मेरे साथ इस बात को रिपीट भी कीजिएगा। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था, 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को। ठीक है, अगला क्वेश्चन हो सकता है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था। कहाँ पूछेगा तो महू हुआ था, और राज्य पूछ दिया तो मध्य प्रदेश। ठीक है, एमपी में। ठीक है, मध्य प्रदेश में एक छोटा सा जगह है जिसका नाम क्या है, महू। ठीक है, उसके बाद पूछा जा सकता है कि इनके छात्रवृत्ति के बारे में कुछ पूछा जा सकता है, तो इनको छात्रवृत्ति कहाँ से मिलना शुरू हुआ था, यहाँ पर देख सकते हैं बड़ौदा राज्य के सरकार द्वारा। ठीक है, बड़ौदा राज्य सरकार द्वारा इनको छात्रवृत्ति मिलना शुरू हुआ था। ठीक है, एक क्वेश्चन इसमें हमेशा कॉमन रहता है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर हायर स्टडी के लिए कहाँ गए थे, मतलब उच्च स्तरीय शिक्षा के लिए कहाँ गए थे। तो यहाँ पर देख सकते हैं न्यूयॉर्क, जो कि अमेरिका का एक शहर है, और लंदन, जो कि इंग्लैंड का एक शहर है। ठीक है, तो आपको ऑप्शन में न्यूयॉर्क भी दे सकता है या अमेरिका भी दे सकता है, या लंदन या इंग्लैंड दे सकता है। इन दोनों में से कोई एक या इन दोनों में से कोई एक दे सकता है। तो आपके लिए हमने सोचा कि कोई भी बात छूट ना जाए, इसलिए हमने दोनों चीजों को लिख दिया। ठीक है, इसके बाद आता है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर या इस पाठ के लेखक या किस पाठ के लेखक सबसे पहले स्वदेश में वकालत किए थे। तो आप कह सकते हैं यहाँ पर देखिए, वकालत कहाँ किए थे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, स्वदेश में, यानी अपने ही देश में सबसे पहले उन्होंने क्या किया था, वकालत का काम किया था। उसके बाद पूछा जाता है, हर बड़े व्यक्ति के पीछे किसी न किसी व्यक्ति का हाथ होता है, किसी न किसी व्यक्ति का इंस्पायरेशन होता है, प्रेरणा होता है। उनके कुछ आदर्श व्यक्ति होते हैं, जैसे कि आप लोगों में भी होंगे, कुछ आपके प्रिय शिक्षक होते हैं जिनको आप फॉलो करते हैं। ठीक है, अब आप लोग ये मत कहिएगा कि हमारे कुछ आदर्श नहीं है, आपको पता नहीं है, आप बच्चे हैं, जैसे थोड़ा बड़े होइएगा आपको पूछा जाएगा, आपसे बताया जाएगा कि नहीं आप इनको फॉलो करते हैं। जैसे होता है ना, इंस्टा पे फॉलो करते हैं, ट्विटर पे फॉलो किया जाता है, वैसे ही इनके 3 मुख्य व्यक्ति थे जिनको ये फॉलो करते थे, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर महात्मा बुद्ध को, कबीर जी को और ज्योतिबा फुले जी को फॉलो करते थे। इनके आदर्श व्यक्ति कौन थे, महात्मा बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फुले। ठीक है, ये 3 व्यक्ति थे जिनके आदर्शों पे काम करते थे। ठीक है, अब बात आता है इनकी प्रमुख रचना, यानी कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर कौन कौन से पाठ को लिखे थे, कौन कौन सी रचना थी, क्या भाषण थे, क्या मतलब कितने चीजें अपने जीवन में उन्होंने लिखा था जो कि महत्वपूर्ण था। तो आपके लिए महत्वपूर्ण ही लाया गया है, जो कि आपके एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो बच्चों आप इसको याद करते रहिएगा। ठीक है, ऐसा ना हो कि सिर्फ हम बोल दें और आप सुन लें। ठीक है, इस बात को सुनिए और एक बार बोलिए, फिर इसको लिखिए, फिर से बोलिए, ताकि आपको याद हो जाए। बच्चों, मैट्रिक का एग्जाम खिलौना नहीं है, खिलवाड़ नहीं है, आपके लाइफ को डिसाइड करता है, आपके जीवन के दिशा को डिसाइड करता है कि आप किस दिशा में जा रहे हैं। ठीक है, खैर बहुत बड़ी बात नहीं है मैट्रिक को पार करना, लेकिन अगर आप हमारे साथ लगातार बने रहें तो, और ईमानदारी से बने रहें तो
देखिए यहाँ पर इनकी प्रमुख रचना क्या है, यहाँ पर द कास्ट इन इंडिया, भारत में जातिवाद, ठीक है, जात। द अनटचेबल्स, मतलब अछूतों के बारे में लिखे हैं इन्होंने, ठीक है। उसके बाद लिखे हैं द बुद्धा एंड हिज धम्मा, ठीक है। उसके बाद है, चूंकि बाबा साहब अम्बेडकर बुद्ध भगवान के भक्त थे, उनको आदर्श मानते थे, तो उनके बारे में भी इन्होंने कुछ लिखा है, ठीक है। फिर लिखे हैं द राइज एंड फॉल ऑफ हिंदू वुमेन्स, यानी कि हिंदू महिलाओं के जीवन में चढ़ाव और गिराव, ठीक है। क्या कहेंगे, उन लोगों के जीवन में परेशानियां आई थी। उसके बाद आता है एनहिलेशन ऑफ कास्ट, एनहिलेशन ऑफ कास्ट यानी जातिवाद का बहिष्कार, ठीक है। इसको जितने भी इन्होंने रचनाएं की हैं, सबकी सब रचना इंग्लिश में हुई है, ठीक है। और जो हम पाठ पढ़ रहे हैं अभी, श्रम विभाजन और जाति प्रथा, ये एक भाषण था जो कि 1931 में दिया जाने वाला था। आपको बता दें कि ये भाषण 1931 में दिया जाने वाला था, लेकिन कुछ परिस्थितियों की वजह से इस भाषण को नहीं दिया जा सका। तो बाद में ललई सिंह यादव, यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर ललई सिंह यादव ब्रैकेट में लिखा गया है, ललई सिंह यादव इसको क्या किए थे, ट्रांसलेट किए थे हिंदी में, यानी अनुवाद किए थे हिंदी में, रूपांतरण किए थे, ठीक है। क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि द कास्ट ऑफ एनहिलेशन ऑफ कास्ट या श्रम विभाजन और जाति प्रथा को हिंदी में रूपांतरण किसने किया था, ठीक है। तो आप क्या बनाइएगा, ललई सिंह यादव, ललई सिंह से मतलब रखना है, ठीक है। उसके बाद होता है हाँ, जाति प्रथा और श्रम विभाजन, यानी श्रम विभाजन और जाति प्रथा जो चैप्टर है, जो भाषण है, किस रचना से लिया गया है, ठीक है। इसको भी ध्यान रखिएगा, इसको लिया गया है एनहिलेशन ऑफ कास्ट से, ठीक है। ये एक भाषण था, एक बहुत बड़ा मतलब रचना था, जिसमें से जिसका छोटा सा अंश हम जो पढ़ेंगे इस पाठ में, जाति प्रथा और श्रम विभाजन के बारे में, उसमें बहुत कम बताया गया है। इसके बारे में बाबा साहब अम्बेडकर ने बहुत बड़ा भाषण लिखा था। खैर, हम लोगों के जितना जरूरी था उतना ही का ट्रांसलेट करके यहाँ पर दिखाया गया आपको, ठीक है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा को, ठीक है। तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा कहाँ से लिया गया है, एनहिलेशन ऑफ कास्ट से, ठीक है। इस बातों को आप क्या करिएगा, ध्यान रखिएगा बच्चों, एक बार फिर से आप दोहराइए इसको। लेखक बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है, भाषण है, बच्चों बोलो मेरे साथ, ठीक है। उसके बाद बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था, 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में, ठीक है। उनका जन्म स्थान कहाँ था, महू, मध्य प्रदेश में। उनको छात्रवृत्ति कहाँ से मिली, बड़ौदा राज्य सरकार से। उनका उच्च स्तरीय शिक्षा कहाँ प्राप्त हुआ, अमेरिका या न्यूयॉर्क कह सकते हैं, लंदन या इंग्लैंड कह सकते हैं, ठीक है। उसके बाद वकालत कहाँ किए हुए, स्वदेश में। आदर्श व्यक्ति कौन थे उनके, आदर्श व्यक्ति महात्मा बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फूले थे, ठीक है। उसके बाद प्रमुख रचना क्या क्या था, द कास्ट इन इंडिया, द अनटचेबल्स, बुद्धा एंड हिज धब्बा, द राइज एंड फॉल ऑफ द हिंदू वुमेन्स एंड एनहिलेशन ऑफ द कास्ट, ठीक है। इस बातों को अगर आप समझ गया हूँ तो एक बार इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपके लिए कुछ टाइम है। आशा करते हैं आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो जब तक हम इसको मिटाते हैं तब तक आप इसको एक बार अपने से बोल लीजिए, ठीक है। समझ रहे हैं ना, आपको बोलना है, सिर्फ ऐसा नहीं वीडियो को पॉज कर दिया, वीडियो को रुक कर फिर से मस्ती करने लगे। अभी इसको एक बार रिवाइज कर लीजिए, यानी अपने से बोल लीजिए, ठीक है। और बोलना है जोर से, ऐसे नहीं कि मन में बोल लीजिए, साउंड प्रोड्यूस करना है, साउंड निकालना है, ठीक है। बोलना है जैसे जब हम बोल रहे थे, समझे। तो मिटाते हैं इसको। तो बच्चों, जैसा कि हमने पहले देखा कि इस पाठ के लेखक के बारे में, यानी पाठ के लेखक के जीवनी के बारे में, तो हम बता दें फिर से एक बार, इस पाठ यानी कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर हैं। और इस पाठ के बारे में क्या बताया गया है उस पर हम लोग एक कहानी की तरह पढ़ लेते हैं, ठीक है। हम आपको लाइन बाई लाइन न पढ़ाकर कहानी की तरह समझा देंगे, जो कि आपको एकदम कंठस्थ याद हो जाएगा, ठीक है। अभी हम आपको बताए हैं इस कहानी के लेखक के जीवनी के बारे में, ठीक है। यानी इस कहानी के लेखक अर्थात जाति प्रथा और श्रम विभाजन के लेखक बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में बताया गया, ठीक है।
और अब आपको बताया जाएगा इस कहानी में है क्या, इस कहानी में पढ़ना किस चीज़ों को है और इस कहानी से हमको शिक्षा क्या मिलती है। ठीक है, तो इस कहानी को समझने के लिए, हम इस भाषण को समझने के लिए हमको पूरा किताब को हूबहू पढ़ने की जरूरत नहीं है। अभी हम आपको एक कहानी यानी एक कथा की तरह समझा देंगे और आपको याद भी हो जाएगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हमने क्या लिखा है, जाति प्रथा। आपको सबसे पहले समझने की जरूरत है कि जाति प्रथा होता क्या है। तो एक ऐसा प्रथा, एक ऐसा प्रक्रिया जिसमें एक ही काम को ढोया जाता है, इसे प्रथा कहते हैं। और इसमें क्या है, जाति का प्रथा, जाति को लगातार ढोया जाता है। इसमें एक बार कोई कह दिया कि आप कुम्हार जाति के हैं, हमेशा आप कुम्हार ही रहेंगे। ठीक है, और आपके बाद आने वाला सारी पीढ़ियाँ आपकी कुम्हार होती जाएगी। यही है पीढ़ी जाति प्रथा। ठीक है, यानी यदि आप राजपूत हैं, भले ही आप में राजा वाली कोई गुण ना हो, भले ही आप ग्वाला हैं, भले ही आपको गाय पालने में कोई शौक ना हो, लेकिन आपको ग्वाला ही कहलाना पड़ेगा। यही क्या है, जाति प्रथा। यानी जाति को ढोते रहिए आप न चाहते हुए भी किसी जाति के होने का ढोंग करना एक जाति प्रथा है। ठीक है, यानी कि हम राजपूत हैं, भले राजपूत वाली कोई क्वालिटी ना हो, हम अहिर हैं, अहिर वाली कोई क्वालिटी ना हो, हम बनिया हैं, बनिया वाली कोई क्वालिटी ना हो, यानी हम जाति प्रथा के शिकार हैं। ठीक है, या आप मजबूरी में कर रहे हो या जरूरी में कर रहे हो, डजंट मैटर आप क्यों कर रहे हैं। ठीक है, अब बात करते हैं श्रम विभाजन की, जातिवाद के पोषकों के बारे में। खैर इसको छोड़ते हैं, फिलहाल बात करेंगे श्रम विभाजन। बच्चों श्रम विभाजन बोल रहे हैं, श्रम विभाजन नहीं। ठीक है, तो इसके लिए इस पर ध्यान दीजिएगा, नहीं तो कुछ गधा सब क्या समझेगा, श्रम विभाजन क्या बोले सर, श्रम विभाजन नहीं 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 बच्चों ध्यान देने की जरूरत है। श्रम विभाजन देखो यहाँ पर, श्रम विभाजन, श्रम मतलब जो हम लोग काम करते हैं वो, और श्रम मतलब लजाना, समझ रहे हो, लज्जा करना। तो इसको ध्यान रखिएगा आप लोग, श्रम और श्रम में अंतर होता है। ठीक है, तो श्रम मतलब होता है काम करना, कोई भी काम। यदि आप एक किसान हैं, आप खेत में काम कर रहे हैं, यानी आप अपना श्रम कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है, जैसे कि कोई पढ़ा रहा है वो अपना श्रम कर रहा है, कोई पढ़ रहा है वो भी अपना श्रम कर रहा है, कोई खेत में जाकर हल चला रहा है वो भी श्रम कर रहा है, और कोई खेत से फसल काट कर घर ला रहा है वो भी एक तरह का श्रम कहलाएगा। ठीक है, तो श्रम कई तरह के होते हैं, तो सब श्रम को बांट देना अलग अलग क्या कहलाता है, श्रम का विभाजन। विभाजन मतलब बंटवारा और श्रम मतलब काम, तो काम का बंटवारा ही क्या कहलाता है, श्रम विभाजन। ठीक है, तो अभी हमने बताया जातिवाद और अब बता दिए श्रम विभाजन। ठीक है, इसको बता दिए और इसको बता दिए। अब बताते हैं जातिवाद के पोषक के बारे में, क्योंकि अब आपको अच्छा समझ में आएगा। पाठ में आपसे क्वेश्चन में आएगा कि जातिवाद के पोषक का क्या तर्क था इस चैप्टर में। ठीक है, जातिवाद सही है, इसके लिए जातिवाद के पोषकों का क्या तर्क था, उस पर क्या बोलते हैं जातिवाद के पोषक लोग कि जातिवाद सही है। ठीक है, श्रम विभाजन के लिए जातिवाद सही है, क्योंकि एक अच्छा और कुशल व्यक्ति वही हो सकता है जो उसको बचपन से करता आ रहा हो। ठीक है, यानी यदि आप जातिवाद को मानते हैं तो आप सही कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि एक कुशल कारीगर होने के लिए आपको उस पेशे में बचपन से रहना होगा। क्या है, सही है, आपको क्या लगता है बताइए तो जरा। बिल्कुल गलत है। यदि सही होता तो फिर अलग अलग काम क्यों, एक डॉक्टर का बेटा डॉक्टर ही क्यों नहीं होता। ठीक है, एक माली का बेटा माली ही क्यों नहीं होता। हाँ, ये अलग बात है कि ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण होता है, लेकिन ये भी सही नहीं है। हम लोग क्या करते हैं ना कि जो अयोग्य है उसको भी पूछते हैं, भले हो उसके पास कोई क्वालिटी नहीं हो, लेकिन ब्राह्मण है, प्रणाम बाबा जी, क्यों करना यार। यही कहलाता है श्रम विभाजन जाति प्रथा के आधार पर, जो कि बहुत गलत है। और इसी को अपने स्पीच में बाबा साहब अम्बेडकर जी ने देने के लिए तैयार किए थे, लेकिन वो समय था आज़ादी का, तो उसमें कोई कंट्रोवर्सी ना हो जाए इसके वजह से उसको रोक दिया गया। लेकिन जातिवाद के पोषक क्या कहते हैं, जातिवाद के पोषक लोग श्रम विभाजन जाति के आधार पर सही मानते हैं, क्योंकि कार्य कुशलता के लिए अच्छी बात है। क्या आपको लगता है अच्छी बात है, कार्य कुशलता क्या जाति पे निर्भर करता है। यदि हम ग्वाला हैं, हमको गाय पालने में इंटरेस्ट नहीं है, तो कैसे कह सकते हैं जाति के आधार पर हमको ग्वाला कहा जाए। यदि हमको डॉक्टर बनना है और हम ग्वाला घर में हैं, तो क्या हम गाय ही पालेंगे, बिल्कुल नहीं। ठीक है, तो
ऐसा किसका मानना है? अपने बाबा साहब अम्बेडकर जी का। लेकिन क्या कहता है जो जातिवाद के पोषक लोग हैं, नहीं, एक ग्वाला के बेटा अच्छा ग्वाला बन सकता है, जो कि क्या है, तर्क संगत देखा जाए तो गलत है। ठीक है, इसके आधार पे बहुत सारी क्या बोलते हैं उसको, एग्जाम्पल दिए गए हैं आपके पाठ में। ठीक है, इसके बाद आता है कार्य कुशलता की बात करते हैं वे लोग। तो जब कार्य कुशलता की बात की जाए तो हम ग्वाला हैं या ब्राह्मण हैं, तो ब्राह्मण वाला पूजा पाठ करने वाला यानी काम, शिक्षा देने का काम कब तक कीजिएगा? जब तक आपका उसमें इंटरेस्ट हो। लेकिन यदि आपको एक जानवरों की तरह बांध दिया जाए, एक जगह पे कहा जाए कि नहीं आपको पूजा ही करवाना है सिर्फ, आप कर पाइएगा? आपको फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए कि हमको कम मन करेगा तो पूजा करवाएंगे, नहीं मन करेगा तो हम जाकर धागा फैक्ट्री में काम करेंगे, हम फौजी बन जाएंगे, हम सैनिक का काम करेंगे। लेकिन नहीं, उन का क्या मानना है कि एक ब्राह्मण का बेटा ही अच्छा ब्राह्मण बन सकता है। तो इसमें कार्य कुशलता में क्या होती है? खराब हो जाती है। तो यदि आपको बनना है डॉक्टर, आपको बना दिया जाए हलवाई, तो क्या बना पाइएगा खाना? आप खाना तो बना लीजिएगा क्योंकि आपका मजबूरी है भाई, रोजगार सबको चाहिए, तो आप खाना बनाइएगा, लेकिन आप कुशलता से नहीं बना पाइएगा। यदि कोई व्यक्ति एक अच्छा कुशल कारीगर है तो वो अच्छा काम कर पाएगा, यानी जिसका इंटरेस्ट है खाना बनाने में, बेहतर खाना वो बना पाएगा और बेहतर इलाज वही कर पाएगा जो अपने स्वेच्छा से गया हो, न कि अपने नेपोटिज्म के आधार पर। जैसे कि हमारे पिताजी हैं तो हम भी डॉक्टर बनेंगे, तो वो व्यक्ति एक अच्छा डॉक्टर नहीं बन सकता है। ठीक है, और कुछ लोग क्या होता है ना कि इस पे क्या करते हैं, जब आपके मन का काम नहीं होगा तो आपको क्या होगा, आपका मन नहीं लगेगा, टालू भाव से कीजिएगा, यार छोड़ो ना, रहने दो, मतलब तुरंत ही आप थक जाइएगा उस काम को करके, बोर हो जाइएगा, यार क्या कर रहे हैं, हमको क्या करना था, हमको पढ़ना था, हम यहाँ पर आकर धागा फैक्ट्री में काम करें। होता है थोड़ा सा किसी के मन में, वैसे ही आपको भी होगा, और उन समय भी होता था। लेकिन उस समय क्या था, यही था, जाति के आधार पर आपका काम बांट दिया गया था। आप धोबी हैं तो आपको क्या करना है, कपड़ा ही धोना है, चाहे आपका इंटरेस्ट हो या ना हो। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, आदमी का मन नहीं लगता है, आप काम बेहतर नहीं कर पाइएगा। तो जिस भी कंपनी के लिए काम कीजिए तो क्या होगा, कंपनी घाटे में जाएगी। आप रोजगार अच्छा से नहीं कर पा रहे हैं तो कंपनी घाटा से जाएगी, यानी आर्थिक रूप से आप क्या होंगे, कमजोर होंगे। आपको दिमाग में हमेशा प्रेशर रहेगा, यार क्यों कर रहे हैं हम इस काम को, यानी मानसिक रूप से आप तनाव में रहेंगे। ठीक है, तो यानी जब भी आप आर्थिक और मानसिक रूप से कमजोर हो जाइएगा तो क्या आपका फिजिकल ठीक रहेगा, आप शारीरिक रूप से भी आप क्या हो जाइएगा, रोग ग्रसित हो जाइएगा या कमजोर हो जाइएगा, दुबले पतले हो जाइएगा। तो इस पाठ से हमको शिक्षा मिलती है कि किसी काम को करने के लिए आपका रुचि जरूरी है, ना कि आपका जाति। ठीक है, चाहे आप किसी भी जाति के हो, तो क्या करना है, अपने मन पसंद काम को ही करना है। यदि आपको लगता है कि आप बेहतर सैनिक बन सकते हैं, आप उसके लिए लायक हैं, तो आप उसके लिए जाइए। क्यों हमको इंजीनियर बनना भाई, इस बात को बताया गया है इस चैप्टर में। ठीक है, कार्य कुशलता को देखा, यदि आप कुशल कारीगर हैं तो आप अपने काम को पूरे 100% 100% देकर कीजिएगा। यदि हमको पढ़ाने में मन लगता है तो सुबह से शाम तक लगातार पढ़ाते रहें, हमको कोई टेंशन नहीं होगा, एकदम कंफर्टेबल होकर पढ़ाएंगे। लेकिन यही हमको अगर कह दिया जाए कि नहीं आपको पढ़ाना नहीं है, आपको पढ़ना नहीं है, आप क्या कीजिए, जाइए किसी और काम को कीजिए, भले ही वो काम बैठ कर करने की क्यों ना हो, आप जाइए बैठ कर आराम से लैपटॉप चलाइए। हमको मन नहीं लगेगा यार, हम तुरंत बोर हो जाएंगे, नींद लगने लगेगा, हम काम को टालू भाव से करेंगे, एकदम छोड़ दो इस काम को, नहीं करना है, चाहे चल मजबूरी में कर ही लेते हैं यार, क्या छोड़ना, इस तरह से कीजिएगा। लेकिन नहीं, ऐसा करने से आर्थिक, सामाजिक, मानसिक, शारीरिक हर तरह से आदमी क्या होता है, क्षतिग्रस्त हो जाता है, मतलब कमजोर हो जाता है। ठीक है, इसके बाद है आदर्श समाज लेखक के अनुसार, यानी अब लेखक इतना बात बता रहे हैं कि जाति प्रथा और श्रम के आधार पर, जाति के आधार पर श्रम का विभाजन गलत है, तो किस तरह से किया जाए श्रम का विभाजन, और इनके आधार पर समाज अच्छा कौन सा है। जिस समाज में जातिवाद को माना जाता है वो गलत है, तो इनके आधार पर कौन समाज अच्छा है, तो इनके आदर्श पे कहा जाता है कि सभी लोगों को समान दृष्टिकोण से देखा जाए। ठीक है, सभी लोगों को समान दृष्टिकोण से देखा जाए, मतलब समानता का अधिकार मिले सबको। ठीक है, समानता का अधिकार मिले, यानी
ना कोई बड़ा हो, ना कोई छोटा हो, ना कोई ग्वाला हो। और जैसे ग्वाला का बेटा ग्वाला ही नहीं होगा, ग्वाला का बेटा अगर अच्छा सैनिक है तो राजपूत बन सकता है। यानी कि सैनिक, सैनिक कौन बनता है? जो क्षत्रिय हो, ठीक है। और एक अच्छा व्यक्ति है, जैसे मतलब ब्राह्मण हो ना हो, उससे कोई मतलब नहीं है। अच्छा ज्ञान है आपके पास, यदि आप वेद को जानते हैं, शास्त्रों को जानते हैं, तो आप क्या बन सकते हैं? पंडित बन सकते हैं। इसकी आपको क्या होना चाहिए? फ्लेक्सिबिलिटी, मतलब आज़ादी होनी चाहिए, फ्रीडम होनी चाहिए। स्वतंत्रता का स्वतंत्रता का आज़ादी हो आपको, आप अपने मनपसंद काम को चुन सकें, मनपसंद जगह को चुन सकें, ऐसा समाज चाहिए उनको। तो लेखक के अनुसार एक ऐसा समाज है जिसमें लोगों को क्या आज़ादी हो? स्वतंत्रता का आज़ादी हो, समता का, मन समानता का आज़ादी हो, ठीक है। और उसके बाद बोलते हैं भ्रातृत्व हो। भ्रातृत्व मतलब भाईचारा, इसमें भाईचारा को महत्व दिया गया है। यदि कोई भाई है तो किसी भाई को कोई आपत्ति नहीं होता है, ठीक है। वही लेखक का कहना है कि भाईचारे से किसी को क्या आपत्ति, और आज़ादी से किसी को क्या आपत्ति? आज़ादी से भी किसी को आपत्ति नहीं है, समानता से भी किसी को आपत्ति नहीं होगा। यदि हम आप बराबर है तो हमको आप में कोई अंतर नहीं दिखेगा, ठीक है। और आज़ाद है, आप भी अपने मन के काम कर रहे हैं, हम भी अपने मन के काम कर रहे हैं, जिसमें हमको अच्छा लग रहा है कर रहे हैं, क्योंकि काम तो कुछ ना कुछ करना ही है। तो क्यों ना अपने आज़ादी का, अपने मनपसंद काम करें। इसकी आज़ादी हो, हम और आप बराबर हो, इसकी आज़ादी हो, और हम और आप भाईचारे से रहें, इसकी आज़ादी हो। बस कभी के लेखक के हिसाब से ऐसा एक समाज होना चाहिए, ठीक है। और खैर आप लोगों को बहुत देर से समझा रहे हैं, इसको भी समझा दिए। इसमें लोकतंत्र का एक परिभाषा दिया गया है। लोकतंत्र का एक परिभाषा दिया गया है, क्या है कि लोकतंत्र का मतलब सिर्फ राज्य करना नहीं है, शासन करना नहीं है, ठीक है। लोकतंत्र का मतलब होता है सभी लोगों को समान आज़ादी देना, समान अधिकार देना, भाईचारे से रखना, ठीक है। भाईचारे से रहना, सबका विकास साथ हो, सबका सहमति के अनुसार हो, सबके भला में हो, ठीक है। नहीं तो क्या होता है, लोकतंत्र का मतलब हम लोग समझते हैं बस प्रधानमंत्री बने, प्रधानमंत्री अपना भला किए, अपना नाम किए, 50 गो देश में घूमे, पूरा लाइफ को एंजॉय के साथ जिए, 2-4 गो स्ट्राइक कराएं। अब आप लोग मत सोचिए कि मोदी जी के बारे में हम बोल रहे हैं भाई। देखिए हम एक बात बोल रहे हैं, मतलब सामान्य बात बोल रहे हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है किसी हम पॉलिटिकल पार्टी को टंट कर रहे हैं। इसको भी हम लोग समझ गए लोकतंत्र का परिभाषा क्या था इनके अनुसार। अब था आपत्ति क्या है इसमें? आपत्ति लेखक के अनुसार कहे गए बातों में कोई आपत्ति नहीं है। किसी को भाईचारे से क्या आपत्ति हो सकती है, किसी को समानता से क्या आपत्ति हो सकती है, और किसी को आज़ादी से क्या आपत्ति हो सकती है। लेकिन इनके अनुसार सबको आपत्ति होगी भाई। आपको मन नहीं है कि हम क्या करें, पूजा पाठ कराएं, फिर भी आपको करना पड़ेगा मजबूरी में। टीका लगाकर, रक्षा सूत्र बांधकर, जनेऊ पहनकर घूमना पड़ेगा, ठीक है। मजबूरी है। अगर इनके अनुसार चला जाए तो ठीक है, अगर इनके अनुसार चला जाए तो ये गलत है। अब आपकी बात खत्म कीजिए। अगर कोई छोटे जाति का है और बड़े जाति घर पे जाता है, उसके अनुसार भी इनके ये गलत हो जाएंगे। क्यों? कि वहाँ पे उनको बड़े और ऊंच नीच का क्या होता है, सामना करना पड़ेगा, ठीक है। तो उनके अनुसार भी ये गलत होगा, ठीक है। और बात की जाए कि भाईचारे के, भ्रातृत्व की, तो इनके अनुसार तो भ्रातृत्व होगा ही नहीं ना। अब हमारा काम कोई और करने, कुछ और करने का है मन, और आप कहिए कुछ और करने का, भाईचारा होगा? हम मजबूरी में कर रहे हैं, आपके ऊपर चिड़चिड़ापन होगा, तो क्या भाईचारा होगा? दूध और पानी की तरह एक भाई दूसरे में मिल जाए, हो ही नहीं सकता है। फिर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पानी और बालू का मिश्रण बन जाएगा। एक भाई अलग खींचेगा, एक भाई अलग खींचेगा। इसलिए सबको भाईचारे की तरफ किया जाए, ताकि दोनों सब मिल के काम करें। ऐसे जैसे कि पानी और दूध का मिश्रण होता है, कि पानी और दूध को मिला दिया जाए तो किसी को कोई आपत्ति नहीं है। या तो पानी बना लेगा दूध, या दूध बना लेगा पानी, अपने आप में दोनों मिल जाता है। तो ऐसे मिश्रण से, ऐसे भाईचारे से किसी को कोई आपत्ति नहीं होती है। तो महाराज ये लोग जो थे गलत थे, और हमारे जो लेखक महाराज थे यानी बाबा साहब अम्बेडकर जी सही बोले थे। इसी के आधार पे आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। तो उस क्वेश्चन को कराने के लिए हम अगले क्लास में आपको ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव सारे क्वेश्चन को करवाएंगे, ठीक है। यदि आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए, ठीक है, ताकि हम लोगों को भी मोटिवेशन मिलता रहे, और आप लोगों के लिए बेहतर से बेहतर वीडियो, बेहतर से बेहतर तैयारी कराने की
प्रक्रिया को आपके साथ साझा करते हैं। ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास के लिए, तब तक के लिए जय हिंद।